हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोल सकते हैं और हिंदी में इसे बोला जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ITF, या इसे बोल सकते हैं आप ICF। आपकी बुक में दे रखा है सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय या त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, देखिए इसके आगे लगा है प्रतिलोम, इन्वर्स, है ना। इन्वर्स के बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि किसी भी फलन का इन्वर्स या फंक्शन का जो है वो इन्वर्स तभी पॉसिबल होता है जब उस फंक्शन में दो प्रॉपर्टीज़ हों। एक तो वो 1-1 हो यानी कि एक-एकी, और दूसरा वो ऑन-टू हो यानी कि आच्छादक हो। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जिसका इन्वर्स पॉसिबल है वो 1-1 ऑन-टू होना चाहिए। तो इस चैप्टर में भी जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय फलन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इस तरीके के, तो वहाँ पे ये बात ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि वो भी एक-एकी आच्छादक यानी कि 1-1 ऑन-टू होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि इन्वर्स फंक्शन जो होते हैं, एक्चुअली इन्वर्स, सबसे पहले प्रतिलोम की बात करता हूँ मैं। तो प्रतिलोम यानी जो इन्वर्स होते हैं, ये हमारा चैप्टर 2 था। इन्वर्स, ये फंक्शन जो होते हैं ये कैसे होते हैं? इन्वर्स फंक्शन में आपको पता है कि अगर y = f(x) कोई फंक्शन है और इस साथ ही साथ ये 1-1 ऑन-टू भी है, मतलब एक-एकी आच्छादक भी है, एक-एकी आच्छादक भी है, तो F इन्वर्स y = x इस तरीके से लिख सकते हैं आप, है ना। इस F को इधर लेके F इन्वर्स बना दिया। इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देख लो, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि कोई भी फंक्शन जो है वो F इन्वर्स x, ये जो है ये इन्वर्स फंक्शन है, या y = F इन्वर्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा था इसमें कि अगर कोई फंक्शन a से b में आता है, यानी a आपका क्या है, प्रांत यानी डोमेन, और b आपका क्या है, कोडोमेन, तो आपका जो F इन्वर्स है उस F इन्वर्स का डोमेन बन जाएगा कौन सा वाला, B वाला, और जो कोडोमेन बन जाएगा वो A वाला। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ बताया था मैंने 1-1 ऑन-टू जरूरी है। क्यों? क्योंकि B से A से B में जा रहा है तो हमें B से A में जाना पड़ेगा, और B से A में जाने के लिए कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, और एक एलिमेंट का एक एलिमेंट से ही रिलेशन होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये इन्वर्स का इस तरीके से डिफाइन था। एक चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, ख़ास बात, किसी भी इन्वर्स फंक्शन के लिए, मैं ट्रिग्नोमेट्री वाले के इन्वर्स की बात करूँ इससे पहले, इन्वर्स के लिए आप ध्यान दें कि ये जो y = f(x) लिखते हैं हम लोग, कोई भी फंक्शन हो सकता है। एग्जांपल ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, y = sin x। ठीक है, तो ये जो f है, ये f, पहली बात तो ये f और x दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा। इस हिसाब से y = sin और x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है ना, यानी ये जो अगर किसी ने सोचा है तो वो गलत है। ठीक है, तो ये थिंकिंग गलत है कि f और x जो है, या sin और x जो है, वो आपस में मल्टीप्लाई है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ये इन्वर्स लिखते हो y = f(x) में इसको f इन्वर्स y बना देते हो, तो इससे क्या है, कई लोग गलत कंक्लूजन सोच के बैठे हैं कि y, ये f मल्टीप्लाई था तो नीचे आ गया, ऐसे ही इधर देखो y sin मल्टीप्लाई था, sin नीचे आ गया,
और इधर x लिख दिया। अब क्या कर दिया होगा, तो सर f को ऊपर लेके चले गए तो f की पावर -1 हो गया और ये y बन गया, ब्रैकेट में लगा दिया ज़्यादा से ज़्यादा। और इधर भी ऐसा ही किया होगा ना सर कि साइन को ऊपर लेके गए तो पावर 1 से -1 हो गई और y हो गया और इधर x हो गया, ये सही होगा, सही है ना। वही y इज इक्वल टू साइन x है तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y होता है, ये जानते हैं ना अपन लोग, यही होता है बेसिकली। तो वो ऐसे आया होगा, समझ रहे हैं इस बात को आप कि आपने ये जो अजम्पशन किया है या ये जो किया है मैंने बताया यहाँ पे, ये कैसे आया होगा, इस तरीके से आया होगा, ऐसा ही ज़्यादातर लोग सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। ये क्या है, गलत है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। गलत अवधारणा, रॉन्ग एजम्पशन, ऐसे नहीं होता है, इस तरीके से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ना ही तो ये f x से मल्टीप्लाई है और ना ही साइन x से मल्टीप्लाई है, जिसकी वजह से मैं इसको नीचे डिवाइड में ला सकता हूँ और उसके बाद पावर बना सकता हूँ, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली क्या बात है वो समझें आप। देखिए बात क्या है, बात यह है कि ये जो y इज इक्वल टू एफ एक्स यहाँ लिखा हुआ था, एक बार इसको मैं अलग करता हूँ, वो गलत वाला हो गया, ये नीचे एक्सप्लेनेशन। y इज इक्वल टू एफ एक्स जो था, इसमें y जो है ना वो x के फॉर्म में कोई फंक्शन है, ये समझना, x के फॉर्म में कोई फंक्शन, यही तो बात हुई, x के फॉर्म में कोई फंक्शन है, यानी कि y जो है वो आपको इस तरीके से दिख सकता है, चाहे तो ऐसा दिखे चाहे तो ऐसे दिखे, है ना। तो मैं ऐसा दिखा देता हूँ इसे। अब समझो कि f इन्वर्स में लेके उधर कोई मतलब ही नहीं है, f इन्वर्स में लेने का f तो गायब हो गया ना, देखो f तो है ही नहीं अब, तो f इन्वर्स में लेने का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, मतलब सिर्फ ये है कि x की वैल्यू निकालना था मुझे। f y जो है x के फॉर्म में कोई फंक्शन है, f x लिख दिया जिसे, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x हो जाएगा, ये बात बताया। तो बताया ये बचा रहा है यहाँ पे, ये बताया जा रहा है आपको कि x की वैल्यू निकालो इन द फॉर्म ऑफ y, x की वैल्यू निकालना है यहाँ पे, सिर्फ ये है मेन, है ना। यानी कि नोट डाल के स्टार मार्क करके ये है बात कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y, ये है मेन बात। ये जो आप x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y लिखते हो, इसका मतलब है कि x की वैल्यू निकालनी है y के रूप में, ठीक है। तो निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू आता है y माइनस 2 और उसका हो जाता है रूट, ठीक है साहब। तो यही जो है ना, यही तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y है, यही तो है ना, यही है एफ इनवर्स y, यानी एफ इनवर्स y इज इक्वल टू आएगा y माइनस 2 रूट में। समझना इस बात को सारे लोग, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू आएगा y माइनस 2, ये आएगा रूट में। और मैंने पहले भी इनवर्स फंक्शन पढ़ाते समय आपको बता दिया है, वीडियोस में आप देख लेना कि y और y दोनों जगह हैं सेम वेरिएबल, तो y को मैं किसी दूसरे वेरिएबल से चेंज कर सकता हूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फंक्शन पे, ठीक है। यानी y यहाँ पे भी, y यहाँ पे भी, तो अब मैं इसे x लिख सकता हूं, तो x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, और ये बन जाएगा मेरा f इनवर्स x, ठीक है। यही बन जाएगा मेरा f इनवर्स x। इस बात को ध्यान दो, y इज इक्वल टू एफ एक्स और यहाँ y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x, तो ये दोनों y सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, इन्वर्स वाले का y है और ये एफ एक्स वाले का, ठीक। तो ये बन गया फंक्शन, और इसको x से रिप्लेस कर दो आप, इसको x से रिप्लेस कर दो, तो एफ इनवर्स x इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो f और x जो है ये मल्टीप्लाई का सिस्टम नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है, इस तरीके से है कि x की वैल्यू निकालनी होती है y के टर्म्स में, वही इन्वर्स फंक्शन बन जाता है। और पहली कंडीशन कि 1 1 ऑन 2 यानी एक की आच्छादक होना ही चाहिए फंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये साइन वाले के लिए y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, समझ चुके हैं आप।
क्या कि साइन और एक्स मल्टीप्लाई नहीं है बिल्कुल। तो क्या चीज़ हो रही है फिर, हो रही है कि x की वैल्यू फाइंड की गई होगी। और x की वैल्यू कैसे फाइंड की गई है, इसको इन्वर्स में भेज के, इन्वर्स में भेजा गया है। ये साइन की पावर -1 नहीं है, ठीक है ना, कि साइन की पावर -1 जो होती है ना ऐसे, वही हो जाता है ये साइन इन्वर्स। ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लेना अपनी फेयर नोटबुक में, ठीक है, बहुत काम की चीज़ें हैं और याद रखने की कोशिश करना। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे, उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 1/1/2 कैसे बनाया जाए, या होता है या नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 1/1/2 के बिना तो काम बैठेगा नहीं, इन्वर्स निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए और फिर मैं बताता हूँ ग्राफ ऑफ फंक्शंस। देखिए साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो इस तरफ मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स y बनेगा x इज इक्वल टू, और बाद में उसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखना है, तो मैंने दोनों को लिख दिया। अब साइन x जो होता है, आपको पता है कि साइन x में वैल्यू पुट करते हैं x की जगह, तो वो एंगल है ना ये, तो एंगल से आएगा। और एंगल किस में लेते हैं, रेडियन में, यानी π/2, π/3, इस तरीके से 90 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे तो लेते हैं। तो x जो है यहाँ पे x जो है वो है आपका एंगल, ठीक है। और जब एंगल रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, y की वैल्यू आती है कोई रियल नंबर, और वो रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक आता है, ये बात हम लोग देख चुके हैं, जान चुके हैं, वो आता है -1 से +1, ठीक है ना, -1 से लेके +1 के बीच में रियल नंबर आता है। और एंगल जो है वो एंगल रखा जाता है, और एंगल आपको पता है एंगल भी होता है रियल नंबर्स में, एंगल भी होता है ऑल रियल नंबर्स में, ठीक है। साइन इनवर्स x में बात करें अगर, तो x जो होता है आपका वो एंगल नहीं होता है। x क्या होता है, एंगल नहीं होता है। x तो होता है नंबर होता है, एनी नंबर बिटवीन -1 to 1, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू मुझे वहाँ से लेनी पड़ती है जहाँ से ये आया था। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, तो y यहाँ पे रियल नंबर है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, x बन जाएगा वो, और वो रियल नंबर आएगा -1 से। और जो y यहाँ पर है, यहाँ वाला जो y है उसको समझना, वो y आ जाएगा आपका एंगल, y आ जाएगा आपका एंगल। और एंगल क्या होता है, तो एंगल यहाँ पे भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे भी रियल नंबर हो सकता है। अब बाद में देखेंगे कि वो रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक हो, ठीक है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू जब -1 से 1 लोगे आप, तो ध्यान दोगे कि -1 छोटा, +1 सबसे बड़ा, तो आपका y की वैल्यू जो आएगी वो भी तो उसी हिसाब से आएगी, बड़े से छोटे तक, तो फिक्स तो होगा, ये भी फिक्स तो होगा, इसका आंसर खूब सारा तो हो नहीं सकता, फिक्स तो होगा इन दो के बीच में कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ रियल नंबर मतलब एंगल कहीं से कुछ भी ले सकते हो भाई, 0 डिग्री ले सकते हो, माइनस ले सकते हो 30 डिग्री, 300 ले सकते हो, 700, 800, 1100, कितने भी डिग्री का एंगल ले सकते हो, तो ये खूब लंबा जा सकता है। लेकिन यहाँ फिक्स रहेगा दो के बीच में। क्यों रहेगा फिक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका इन्वर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x तभी पॉसिबल है जब इसका क्या कर सकते हैं हम 1/1/2 बता सकते हैं इसको। तो इसको 1/1/2 बताओगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ फिक्स होगा। तो चलो बताता हूँ मैं कि 1/1/2 कैसे होता है, कैसे करना है। ग्राफ इसका ले रहा हूँ मैं, इसका ग्राफ लेते हैं। देखिए 0 x एक्सिस पे
एंगल लेना है रियल नंबर्स, तो एंगल कैसे लेंगे हम लोग लेंगे बड़े बड़े एंगल्स लेते हैं, 90 डिफरेंस, 0, 90, π/2 मतलब 90 और पाई 180, 3π/2। ग्राफ बनाने की टेक्निक, यहाँ नंबर कैसे दिखाए जाए वो बताता हूँ। देखो सिंपल है भाई, जीरो के बाद आदमी क्या करता है, जीरो के बाद आदमी आधे आधे का डिफरेंस लेके चलता है यहाँ पे, ठीक है ना। साइन वाले ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में आधे आधे का डिफरेंस, तो 0 आधा 1/2, फिर पूरा 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, ऐसे चलते जाएगा। तो 2.5 का मतलब 5/2, फिर 3, फिर 3.5, 7/2 ऐसे। तो आधा π/2, पाई का आधा, पाई पूरा पाई 1 पाई, फिर 1.5 पाई मतलब 3π/2, 1 राइट 1/2, 1 सही 1/2, 3/2 होता है, 3/2 पाई, फिर 2 पाई पूरा, फिर 2.5 पाई होगा, 2.5 पाई मतलब 5π/2, 5π/2। यहाँ पे पीछे भी सेम ऐसे ही माइनस का कर दो सारा का सारा, तो -पाई, फिर कर दो इधर -3π/2 और -2 पाई हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो लिख लो वरना रहने भी दे सकते हैं। जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ टॉप पे तो 1 इससे पार नहीं कर पाएगा, 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है, और बॉटम में -1, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट जो है वो लिख लेता हूँ आपके लिए, कि जो आपका साइन थीटा होता है या जो साइन x होता है ये कंप्लीट -1 से बड़ा होता है और +1 से छोटा होता है। एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ ही जानी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट वो है, वो भी लिखवा देता हूँ मैं आपको। साइन 1 डिग्री जो होता है इसकी वैल्यू और साइन 1 रेडियन जो होता है इसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस है। साइन 1 रेडियन बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि 1 रेडियन में होते हैं कितने डिग्री, 56 पॉइंट समथिंग, लगभग 57 डिग्री, और 57 डिग्री 57 डिग्री की वैल्यू लगभग कितनी होती है, 1 वाले डिग्री से ज़्यादा। 1 डिग्री मतलब 0, तो 0 के लगभग वो कम आएगा और ये ज़्यादा आएगा, तो ये बड़ा होता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। कोस में उल्टा होता है, कोस में 1 डिग्री बड़ी होती है। ग्राफ बनाते हैं, वैल्यूज टेबल याद करो। साइन 0 पे क्या देता है, साइन 0 पे 0 देता है तो 0 रहेगा साइन। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आएगा π/6, फिर कहीं ना कहीं आएगा π/4, फिर कहीं ना कहीं आएगा π/3। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बताया गया है, बचपन में 10th क्लास में सिखाया गया था कि 60, 30, 45, 90 ऐसे चलते हैं एंगल्स। तो आपको 30 डिग्री यानी π/6 की वैल्यू पता है, तो साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये 1/2 कहाँ आएगा, यहाँ, ये तो आएगा आधे पे। फिर π/4 यानी कि कितनी वैल्यू होती है, 1/√2। 1/√2 कहाँ आएगा, ये लगभग और ऊपर जाएगा। ध्यान रखना 1/2 इसमें 1 पॉइंट पूरा 2 है ये, और 1/√2 इस √2 में कितना है, 1.414, यही तो है। अब ये जो है इससे छोटा है ना, तो छोटे वाले में 1 का से भाग दो, 1 में छोटे वाले का भाग दो और 1 में 2 बड़े वाले का भाग दो, तो बड़ा कौन सा रहेगा, ये वाला बड़ा रहेगा, ये छोटा। तो ये बड़ा है तो ऊंचा ऊपर रहेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। π/3 √3/2 और भी बड़ा हो गया। फिर π/2 पे क्या देगा, 1 देगा पूरा ले जाके, तो ये 1। तो आपका ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा, ऐसे घूमता हुआ। कुछ पूछेंगे कि सर सीधा बना देते, घूमता हुआ क्यों बना दिए। देखो घूमता हुआ इसलिए बना दिए बेटा, क्योंकि जो साइन आपने 30 डिग्री बोला है तो 1/2 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन साइन 31 डिग्री, साइन 32 डिग्री, साइन 35 डिग्री, 40 डिग्री, ये भी तो होते हैं ना बीच में उसके। समझने की कोशिश करो। 30 पे 1/2 आ गया, फिक्स आ गया। 31, 32, 33, 35, 34 ये जितने भी हैं, ये जो हैं इनकी वैल्यू भी तो होगी कुछ ना कुछ, और इनकी वैल्यू जो होगी वो किस तरीके से बढ़ेगी, सीधे सीधे नहीं बढ़ेगी, वो ऐसे ऐसे बढ़ेगी, धीरे धीरे, एकदम स्लाइटली। समझ रहे हो, शार्प वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे, बिल्कुल स्लाइटली हल्की हल्की चेंज होती आएगी। इसी वजह से वो छोटे छोटे पॉइंट्स को मिलाना पड़ता है मुझे। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स कर्व बना देते हैं, सीधी लाइन की जगह क्या बना देते हैं, कर्व लाइन बनाते हैं, ठीक है। और पहुँचेंगे वहीं पे ऐसे। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, है ना। इन छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से ये मुड़ता है ग्राफ,
ठीक है, तो ये बात थी यहाँ। अब इस ग्राफ की बात करें, देखो π/2 पे 1 आ जाएगा, फिर इसी तरीके से वापस नीचे गिरती हुई वैल्यू आएगी। क्यों नीचे गिरती हुई आएगी, कोई बताएगा? सोचो एक बार, क्यों नीचे गिर रही है, अब क्यों कम हो रही है वैल्यू? 1 सबसे ज़्यादा है, अब 1 से कम ही आएगी तो नीचे आएगी। लेकिन उसका मेन कारण ये है कि π/2 जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट तक होता है, 0 से π/2। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बताइए? सेकेंड। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन होता है पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ गिरता है, डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड तो बता दिया, पॉजिटिव होता है, इसीलिए ऊपर देखो पॉजिटिव है, सही है ना। अब साइन नीचे आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। तीसरे क्वाड्रेंट में पाई से लेके 3π/2 तक, ये तीसरा है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। देखो नीचे नेगेटिव आ चुका। फिर वैल्यूज़ तो वही रहेंगी है ना, माइनस में 1/2, समझ रहे हो ना आप लोग, माइनस में 1/2, माइनस में ये। फिर वापस बढ़ेगा, बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन नेगेटिव ही रहेगा। कहाँ तक? 2π तक। देखो इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे नेगेटिव। तो ऊपर पॉजिटिव ये रहा 0 से पाई के बीच में, पहले और दूसरे में। तीसरे और चौथे में बताओ, तीसरे और चौथे में क्या हो गया? तीसरे और चौथे में नेगेटिव हो गया, 3π/2 पे। ये आ गया आपका तीसरे वाले का, और ये चौथे वाले का। ये चारों क्वाड्रेंट्स आ गए ना आपके, चारों क्वाड्रेंट्स भी आ गए। ये क्वाड्रेंट्स जो हैं आप लोग को पहले बताया जा चुका है। अब ये जो है 2π के बाद से फिर से बढ़ेगा और सेम यही वापस रिपीट कर देगा। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही होगी। कहाँ तक रिपीट करेगा बताइए? 5/2 यानी 2.5 के बाद 3π, 3π पे। पीछे भी ऐसे ही चलेगा। पीछे ये आपका आ गया π/2 पे मैक्सिमम, पाई पे इधर, 3π/2 पे ऐसे, 2π पे ऐसे। ध्यान से देखोगे ग्राफ आपको तो पता चलेगा कि ये ग्राफ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। एक सर्टेन पीरियड, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये रिपीट हो रहा है, इसे ही बोलते हैं उसका फंक्शन का पीरियड। तो देखो 0 से लेके 2π यहाँ पे आके रिपीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके रिपीट हो रहा है। तो 0 से लेके 2π, तो 2π साइन का हो गया पीरियड। यानी कि इसका पीरियड की बात करें, पीरियड ऑफ द फंक्शन, ये भी 11th क्लास में आपके फंक्शन का इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, पीरियडिसिटी, पीरियडिक, आवर्तता। तो पीरियड यानी आवर्त, पीरियड कितना है साइन का? 2π। आवर्त पीरियड और टाइम पीरियड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये कितने समय बाद रिपीट कर रहा है, कितने एंगल के बाद रिपीट कर रहा है। तो 2π के बाद रिपीट कर रहा है। तो अब देखते हैं इस ग्राफ में, मुझे चाहिए 1/1/2। 1/1/2 होने के लिए 1/1 के लिए मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग, ठीक है। ये आप वीडियो देख सकते हो इन्वर्स फंक्शन वाला, है ना। उसमें आपने देखा था कि ये 1/1 कब होगा? जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। वर्टिकल लाइन बताती है कि ये फंक्शन होगा या नहीं, हॉरिजॉन्टल ये बताती है कि ये 1/1 होगा या नहीं। तो आप जब लाइन खींचोगे इस तरीके से, तो आप देखोगे कि सर ये तो कई जगह काट देगा, यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी काटेगा, इधर भी, और खूब सारी जगह पे काटेगा। तो ये खूब सारी जगह पे काट रहा है, तो 1/1 तो नहीं है ना, इसके अकॉर्डिंग तो नहीं है ना। अब मुझे 1/1 बनाना है, समझना। तो 1/1 बनाना है तो मुझे कुछ चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यहाँ से ले लेता हूँ इधर, और बैक साइड से ये π/2 वाला जो है नीचे वाला क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा, ये नेगेटिव साइड वाला फोर्थ। देखो ये तीसरा, ये चौथा, नेगेटिव साइड का तीसरा चौथा, ठीक है। तो नेगेटिव साइड का चौथा क्वाड्रेंट ले लेता हूँ। तो ये ग्राफ जो है कैसा बन जाएगा समझना, ऐसे ऐसे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक फिक्स हो जाएगा। ये फर्स्ट इधर और ये चौथा इधर आपका, 1 -1 π/2 और इधर -π/2। तो अब आप देखोगे कि वर्टिकल लाइन टेस्टिंग में फंक्शन तो है
और हॉरिजॉन्टल में 1 1 भी नहीं है, 1 1 नहीं है, देख लीजिए। ठीक है भाई। अब इस फंक्शन में इस y = sin x में डोमेन आपको दिख रहा है रियल नंबर, डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो एक स्टार मार्क और बनाता हूँ। डोमेन ऑफ साइन कितना है, ऑल रियल नंबर, सब कुछ ले सकता है क्योंकि पूरी लाइन ही आ गई, x एक्सिस पूरा आ गया, सारे एंगल्स आ गए। और रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ साइन x कितना है, रेंज ऑफ साइन x है आपका -1 से +1, -1 से +1 है ना, सिर्फ इतना ही है। देखो पूरा ग्राफ इसके बीच में सिकुड़ के रह गया है, फैल नहीं रहा है, समझ रहे हो ना, ऊपर नहीं जा रहा है, बस इतने में फिक्स है। तो साइन x की -1 से +1, ये आ गया रेंज। रेंज बोल लो, कोडोमेन बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है यहाँ। अब जब मैं इस फंक्शन की बात करता हूँ कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं, तो -π/2 से +π/2 में ये फंक्शन 1 1 है, 1 1 यानी एक एक ही, 1 1 इन -π/2 टू +π/2, दोनों को लेना है। क्यों? क्योंकि दोनों पे एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही है, -1 और +1, दोनों को लेना है। और ऑन टू है या नहीं, तो ऑन टू का क्या मतलब है, ऑन टू का मतलब है कि डोमेन और कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो जाए। कोडोमेन यानी जहाँ पे आंसर आने वाला है, और रेंज जहाँ आंसर दे रहा है, जो आंसर दे रहा है, तो ये जिसमें आने वाला है और ये जो दे रहा है, तो दे रहा है सर -1 से +1 पूरा दे रहा है, फिक्स है। और यहाँ जो आने वाला है वो आंसर होना चाहिए था -1 से +1, क्योंकि इसके बाहर तो जाएगा नहीं है, होता है ना, y की वैल्यू -1 से +1 के बाहर जाएगी नहीं, तो उसको डोमेन बोल लो या रेंज बोल लो। तो ऑन टू तो है ये, ऑन टू इन -π/2 टू +π/2, और आंसर कितना है, वही -1 से +1। यहाँ -1 से +1 नहीं लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि ऑन टू अपने को देखना है कि उस डोमेन में है कि नहीं, उस x की वैल्यू के लिए वो ऑन टू है या नहीं, ठीक है ना। वरना x की वैल्यू तो यहाँ रियल नंबर भी आ रही थी, इस लाइन पे देखो खूब सारी आ रही थी, तो उस पूरे रियल नंबर के लिए ऑन टू नहीं है ना, पूरे के लिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जो फिक्स किया हमने -π/2 से +π/2, उसमें ऑन टू है ये। तो आपको क्या पता चला कि -π/2 से +π/2 के लिए तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो अब इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है ना। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा कि sin x इज इन्वर्टिबल। इस एक sin x के लिए मैं पूरी डिटेल आपको बता दे रहा हूँ, इसके ग्राफ, इसका इन्वर्स निकालने से लेके इन्वर्टिबल होने तक का पूरा फंडा, और बाकियों के लिए हम लोग डायरेक्ट ग्राफ और उसकी स्टडी कर लेंगे इन्वर्स वाले से, ठीक है ना। इसके लिए मैं पूरा डिटेल में दे रहा हूँ। sin x इज इन्वर्टिबल यानी sin x प्रतिलोमीय है। इन्वर्टिबल मतलब प्रतिलोमीय, sin x इज इन्वर्टिबल, sin x प्रतिलोमी है इन -π/2 टू +π/2। ओके, sin x -π/2 से +π/2 में प्रतिलोमी है, ठीक। देखिए अब आप बोलोगे कि -π/2 से +π/2 में तो सर प्रतिलोमी है, लेकिन सर और भी बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे +π/2 से लेके यहाँ 3π/2 तक, सही है, +π/2 से लेके 3π/2 तक। सर यहाँ वाला ले लो, इतना सेगमेंट काट लो, ये भी तो इन्वर्टिबल है, तो मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल ये भी है। फिर आप बोलोगे कि 3π/2 से 5π/2 ये भी है, पीछे की आ जाओ तो -π/2 इधर से और इधर -3π/2, यानी -3π/2 से -π/2, ठीक है, ये भी इन्वर्टिबल है, इधर से ऐसे दिख रहा है ना सबको, ये समझ में भी आ रही होगी बात। तो इतने सारे इन्वर्टिबल हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे सेगमेंट्स हो सकते हैं जो इन्वर्टिबल हैं, जहाँ जहाँ साइन इन्वर्स पॉसिबल है। तो ध्यान रखना कि -1 से 1 तो है ही, हर जगह पे उतना ही। इसमें क्या होता है कि सारे फंक्शंस जो हैं, ये जितने हैं sin x cos x tan x, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, उनके लिए उनमें डोमेन के सेगमेंट्स, डोमेन के अवयव, जैसे -π/2 से +π/2,
π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, ये जितने सेगमेंट है, जितने अवयव हैं, उन सभी में वह प्रतिलोमी होता है, उन सभी में इन्वर्टिबल होता है। ठीक है, लेकिन हम कौन सा वैल्यू चूज़ करते हैं? हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच वाला जो प्राइम वैल्यू है, पहला वैल्यू, वो चूज़ करते हैं। तो देखो 0 से 0 मूल बिंदु है ना, ओरिजिन से दाएं और ओरिजिन से बाएं, यही है मुख्य मेन। तो मेन वैल्यू इसी को ली जाएगी -π/2 से +π/2। इसीलिए आप हर जगह देखोगे जहाँ साइन इनवर्स का बार बार बात करें वो कि उसका कोडोमेन या उसका जो रेंज है वो साइन इनवर्स x का रेंज -π/2 से +π/2 आता है हर बार। ठीक है, लेकिन ये गलत नहीं है कि आप इसको बोल दो कि सर π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, ये भी बोल सकते हो। ठीक है ना, ये भी आपका सही ही है, गलत नहीं होता है। लेकिन जब मेन वैल्यू की बात होती है ना, मेन वैल्यू, मुख्य मान, तो मेन वैल्यू में हमेशा इसे ही लिया जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है कि कई सारे सेगमेंट्स इन्वर्टिबल हैं, उन्हें ले सकते हैं, लेकिन इसे ही क्यों ले रहे हैं? इसे ही क्यों ले रहे हैं? इसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये मेन वैल्यू है, और मेन वैल्यू ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है। ठीक है, कोई पूछे तो आप बता सकते हैं इजीली। तो ये बात होती है कि साइन एक्स जो है इन्वर्टिबल है, लेकिन किस में है? -π/2 से +π/2 में है, सारे पे नहीं है। तो अब जब ग्राफ की बात करोगे तो साइन एक्स के ग्राफ को सिर्फ इतना ही लेना पड़ेगा आपको। ये देखिए, ये जो नीचे ग्राफ बनाया है मैंने, सिर्फ इतना ही ग्राफ लेना है। किसके लिए? साइन इनवर्स x निकालने के लिए। ठीक है भाई, तो चलें स्टार्ट करते हैं साइन इनवर्स x के लिए। निकालता हूँ साइन इनवर्स x। यहाँ मैंने लिख दिया है साइन x इन्वर्टिबल है। अब इसके नीचे मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो y = साइन इनवर्स x। तो आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि सर x जो है, आपने पहले ही बता दिया था, नंबर था -1 से 1, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डोमेन। तो डोमेन जो है वो है -1 से 1। x मतलब क्या होता है? डोमेन, ध्यान रखना है ना, x ही तो डोमेन है, y क्या है? रेंज। और दूसरी बात अभी जस्ट पता चल के आई है कि जो रेंज है, जो आंसर आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा? -π/2 से +π/2। क्यों? क्योंकि -π/2 से +π/2 में ही तो ये क्या है? इन्वर्टिबल है। ठीक है, अब ज़रा सा मैं इसको हटा देता हूँ, मेन वैल्यू आप समझ चुके हैं, और एक काम की चीज़ यहाँ लिख देता हूँ। काम की चीज़ देखिएगा, y = साइन x। इन्वर्टिबल है ना, इन्वर्टिबल, लेकिन किस में है? -π/2 से +π/2, इससे लेके -1 में 1 लिखते हैं ना अपन, f, याद है? f सच दैट ऐसा लिखा जाता है। ये a और वो b, समझ में आ गया होगा। तो ये a है, यानी इससे उसमें चलेगा f। तो ज़रा बता दो कि जो f इनवर्स आएगा, f इनवर्स वो क्या आएगा? साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x जो आएगा वो किस में आएगा बताइए? उल्टा कर दो, b से है, मैं जानते हैं ना, मतलब -1 से 1, इससे लेके -π/2 से +π/2, ये लीजिए। तो आपको पता चल गया यहीं से कि साइन इनवर्स x जो है, f इनवर्स, वो जो है वो आएगा -1, 1 से लेके -π/2, π/2, b से a में। तो आपका प्रांत यानी डोमेन जो होगा वो डोमेन हो जाएगा -1 से 1, और जो कोडोमेन है वो कोडोमेन ही रेंज बनेगी, क्योंकि 1 1 1 2 बता ही दिया हमने। 1 1 1 2 में कोडोमेन रेंज होता है। ध्यान रखेंगे सब लोग कि जहाँ 1 1 1 2 फंक्शन होता है वहाँ कोडोमेन उसकी रेंज के इक्वल होता है। तो रेंज लिखूँ तो भी सही है, कोडोमेन लिखूँ तो भी सही। तो रेंज लिख दिया मैंने, तो -π/2 से +π/2। तो इसका साइन इनवर्स x का डोमेन और रेंज आपको पता चल गया। साइन x का डोमेन और रेंज पता ही है आपको, रियल नंबर और -1 से 1। ध्यान रखना, साइन x का डोमेन होता है रियल नंबर। कभी भी गलत मत करना कि सर π/2 से -π/2 से +π/2, है ना, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो तब होगा जब साइन x इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल करने के लिए ये यूज़ किया है, ना कि डोमेन और रेंज बताने के लिए। डोमेन रियल नंबर है, रेंज -1 से 1, और यहाँ इन्वर्टिबल में ये चल रहा है। क्लियर हो गया? साइन इनवर्स x का हमेशा ही डोमेन -1 से 1 और रेंज -π/2 से +π/2। ठीक है भाई,
चलो ये इतना क्लियर हो गया। ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे। ग्राफ इजी सा है। बताइए x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, -1 से 1, तो आपको पता ही है +1 यहाँ लिख दो, -1 यहाँ लिख दो, क्योंकि x की वैल्यू -1 से 1 लेनी है। फिक्स कर दो। रेंज -π/2 से +π/2 फिर से फिक्स हो गई। ये बात हम कर रहे थे ना, यही बात तो मैं आपको बता रहा था शुरू में। इस वीडियो को स्टार्ट करके दोबारा देखना, उसमें यही बातें अपन बता रहे थे। तो यहाँ क्लियर हो जाएगा लिंक, आपको लिंक समझ में आ जाएगा इसका। फिक्स हो गई है -π/2 से +π/2। ग्राफ कैसा चलेगा, चलो +π/2 पे क्या देता है, +1 देता है। ऊपर से ले रहा हूँ तो यहाँ आएगा। 0 पे क्या देता है, 0 पे 0 देता है। ग्राफ ऐसे मुड़ेगा या फिर ग्राफ ऐसे मुड़ेगा, कौन बताएगा? मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग क्यों कष्ट करोगे। ऐसे मुड़ेगा, ठीक है, ऐसे मुड़ेगा। और पीछे जाते समय कैसे मुड़ेगा, पीछे जाते समय ऐसे मुड़ेगा। इसको भी लिख लेता हूँ यहाँ, -π/2। पीछे जाते समय ऐसे मुड़ेगा, ये लीजिए। और ये गोला नहीं लगा रहा हूँ मैं, ये फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ गोला वोला बिल्कुल ही नहीं आएगा, फिक्स करना आएगा बस। 1 और π/2, -1 और -π/2, ये फिक्स हो चुका है। अब क्यों मुड़ेगा इस पे बात करते हैं कि सर इस तरीके से क्यों मुड़ा, सीधा क्यों नहीं खींच दिए, ऐसे क्यों नहीं मोड़ दिए। देखो वही बात है, 1/2 रखोगे यहाँ तो वैल्यू क्या देगा, sin 30। फिर उसके बाद से धीरे धीरे ज़्यादा वैल्यू रखोगे तो इधर कम मिलेगा, ज़्यादा वैल्यू कम मिलेगी, ठीक है। एक बात समझाना, π/2 कितना होता है नंबर में, वैल्यू में, समझो 3.14 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है। कैंसिल करो, 1 पॉइंट समथिंग होता है। 1 पॉइंट समथिंग में भी कितना, लगभग बताओ, ये आ जाएगा 1.5 और 7, इतना होता है। 1.5 के लगभग बोलूँ, π/2 का मतलब नंबर निकालो इसका, नंबर न्यूमेरिक वैल्यू, तो न्यूमेरिक कितना आएगा 1.5, जबकि इधर x पे कितना है 1। तो समझना कि भाई 1 कम है, उस पे ज़्यादा दे रहा है आंसर, उस पे ज़्यादा दे रहा है। और इसी तरीके से इसके भीतर इसके 1 के छोटे छोटे जितने भी हैं उन पे कम रखने पे ज़्यादा देगा ना। तो कम रखने पे ज़्यादा, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा। और उसके बाद और भी छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, जैसा आपको बताया था 31 डिग्री, 32 डिग्री, है ना, 35, 40, है ना, 50, ये सारी वैल्यूज़ तो ऐसे घुमाएंगी, इसको कर्व बनाएंगे। तो इसीलिए ये पहले ही मैंने कर्व बना दिया। अभी एक चीज़ और बताऊंगा, देखना है, एक अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा इतना, ठीक है। ये ऐसे बनेगा घुमावदार। अब सोचना क्या नहीं पड़ेगा, कैसे ट्रिक बता रहे हो सर, ये जो है ये इसी को ऐसे घुमा दो, दिख रहा है साहब, ये देखो, इसी को घुमा दो, ऐसे घुमा दोगे ना, इसी को घुमा दोगे ऐसे पलटी मार के, तो यही बन जाएगा सेम टू सेम ऐसा ग्राफ। देखो इसको घुमाना कैसे वो भी समझ लो। ये π/2 कहाँ जाएगा, यहाँ, वहाँ पे देखो, ये π/2 यहाँ और ये 1 यहाँ। तो जैसे ही इसको घुमाओगे तो ऐसे पलटी मार जाएगा ग्राफ, यानी आपका ग्राफ जो है ऐसे बन जाएगा, दिख रहा है ना, ऐसे बन जाएगा। फिर नीचे वाले को भी ऐसे पलटी मार दो तो ये ग्राफ भी ऐसे बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो इस कोने में एक बार देख लो आप। ज़्यादा जगह तो है नहीं यहाँ मेरे पास, वरना बता देता मैं। ऐसे ऐसे, ये है ग्राफ आपका, यही है ना। अब जैसे ही पलटी मारना है तो पलटी मारोगे तो ये ग्राफ तो हो जाएगा ऐसे, ठीक है, उल्टा, और ये ग्राफ हो जाएगा ऐसे। ये बन गया आपका ग्राफ, ठीक है। जो पहले ऐसे था वो अब ऐसे हो गया, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया आपका साइन का। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं उसको, वाई एक्सिस के यानी y = x एक्सिस के सापेक्ष उल्टा करके। कोई भी इन्वर्स फंक्शन y = x के सिमेट्रिक होता है, इसीलिए उसका मिरर इमेज ही बना देना ही क्या कहला देता है, इन्वर्स कहलाता है ना। यानी y = x लाइन दिखा और उस x लाइन को ऐसे मिरर इमेज ले लिया, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग। तो ये बात हो गई आपकी कि साइन x जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे निकाला गया और किस तरीके से सारी प्रोसेस हुई, और उसका फाइनली डोमेन और रेंज क्या आया, ग्राफ क्या आया, ठीक है। वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक है आपको ये भी याद रखना है। π/2 होता है लगभग 1.5 के करीब, तो π/2 जो है ना वो 1 से ज़्यादा है। π/2 1 से क्या है, ज़्यादा है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट, इसके बाद अब ले लेता हूँ मैं 1 by 1 सभी फंक्शंस के ग्राफ। दूसरा है हमारा y = cos x के लिए, तो आपको पता है cos x का ग्राफ चालू होता है यहाँ से, π/2 पे 0 देता है, फिर ऐसे फिर यहाँ तक, ये भी होता है -1 से +1, ये आपका आ चुका है पाई जो कि -1 पे है, 3π/2 पे अगेन 0, फिर नेक्स्ट वही 2π पे फिर से 1, और ये हो जाएगा 5π/2, ठीक है। ये cos x के ग्राफ में है। ये ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, आपके लिए आसान रहेगा हर क्वेश्चन अगर ये ग्राफ बनाना आते हैं तो, ठीक है। तो ये तो आप ज़रूर सीखें। 0 फिर -π/2 देन -π, ओके। सेम क्वाड्रेंट डिवाइडेशन वैसा ही है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, पहला दूसरा तीसरा चौथा सेम क्वाड्रेंट है ना। वही कोस है तो कोस के लिए वैल्यूज़ तो अलग आएंगी ना, साइन से तो साइन में पहला पॉजिटिव, कोस में भी पॉजिटिव, लेकिन साइन कोस में साइन में तो दूसरा पॉजिटिव था क्योंकि ASTC रूल से S यानी साइन पॉजिटिव, यहाँ कोस नेगेटिव तो नीचे गया देखो। थर्ड में फिर से T मतलब tan एंड कोट वो नेगेटिव, साइन में भी नेगेटिव था, और फोर्थ में C यानी कोस और सेक, तो कोस वाले का नंबर चौथे में पॉजिटिव देता है, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया आपका। इसको 1 1 2 करना है, वही बात है भाई, कोस इनवर्स निकालना है अगर तो 1 1 2 करना है। 1 1 2 कहाँ से कहाँ तक है बताओ, 0 से पाई तक, तो cos x इज, सीधे सिर्फ ये बात करेंगे हम 1 1 2 यानी एक एक की आच्छादक, अब बार बार नहीं बोलने वाला, अब मैं सिर्फ बोलूँगा प्रतिलोमी, ठीक है। आप समझ जाना कि प्रतिलोमी होने के लिए क्या होना चाहिए, एक एक की आच्छादक होना चाहिए। तो फॉर इन्वर्टिबल cos x इज इन्वर्टिबल इन, बताओ कहाँ से कहाँ तक, 0 to पाई, 0 और पाई को लेना भी है तो बड़ा वाला लगाएंगे, है ना। 0 और पाई को लेना भी है क्योंकि डिफाइन है फंक्शन, 0 पे 1 देता है, पाई पे -1 देता है, तो डिफाइन है। तो cos x इज इन्वर्टिबल इन 0 to पाई। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, तो इसका इन्वर्टिबल वाला ग्राफ बनेगा यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक, ये रहेगा। ये क्या चीज़ है पाई, ये क्या चीज़ है π/2, और ये क्या चीज़ है 0। तो π/2 को तो मैं हटा देता हूँ फिलहाल क्योंकि 0 से पाई चाहिए मुझे। ये हो गया आपका इन्वर्टिबल, दिख रहा है ना, 1 1 2 भी है। तो cos इनवर्स x देखोगे आप, cos इनवर्स x, इसका डोमेन और रेंज बताओ cos का, d ऑफ f, डोमेन कितना है, ऑल रियल नंबर दिख रहा है, पूरी x लाइन है ना, पूरी लाइन ही है, और रेंज -1 से 1, ये आ गया आपका डोमेन और रेंज। यहाँ cos इनवर्स x के डोमेन और रेंज की बात करो, तो cos इनवर्स x के डोमेन और रेंज की बात करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 0 से पाई तो डोमेन हो गया, डोमेन तो हो गया डोमेन तो हो गया -1 से 1 क्योंकि x की जगह तो नंबर रखने हैं, और रेंज हो गया आपका 0 to पाई। और एक बात ध्यान देना, ये जो रेंज है ना, रेंज, ये रेंज ही होती है प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, हिंदी में मुख्य मान, इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो ये रेंज ही होती है 0 से पाई। तो पूरा cos इनवर्स x क्या है, एंगल है, थीटा है भाई, y इज इक्वल टू cos थीटा, समझना, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स y। तो cos इनवर्स y लिख लो, cos इनवर्स x लिख लो, कुछ भी लिख लो, cos इनवर्स, साइन इनवर्स, कुछ भी, ये क्या होते हैं, एंगल होते हैं, थीटा होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ये सारे के सारे एंगल्स होते हैं, और ये एंगल की तरफ बिहेव करेंगे, यानी रेडियन में आएगा आंसर, डिग्री में आएगा आंसर, ये
तो ये डोमेन और रेंज हो गया। ग्राफ की बात कर लो, cos इनवर्स x के ग्राफ की। तो ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस सब कुछ चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखो, इसको मैं उस तरीके से करके दिखाता हूँ भाई। वन आ जाएगा आपका यहाँ, तो आपका ग्राफ जो है शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, और पाई जो है वो ऊपर जाएगा, ज़ीरो जो है वो यहीं रहेगा, यानी ज़ीरो यहीं रहेगा, नीचे तो आएगा ही नहीं ग्राफ, और ऊपर जाएगा पाई, और ऊपर करना पड़ेगा मुझे क्योंकि बीच में पाई बाई 2 भी आएगा कहीं ना कहीं, है ना, और ये ऊपर आ गया पाई। अब देखिए आपका वैल्यू जो है वो होता है -1 से +1, +1 पे 0, +1 पे क्या 0, तो ये +1 ये 0, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब स्टार्ट हो गए, नेक्स्ट ये पड़ाव क्या है, ये π/2 वाला पड़ाव है। π/2 है, देखो ऐसे कर रहा है ना, घूम रहा है ना, तो इसको भी ऐसे घुमाओ, फिर आगे पाई तक ले जाना है 1 पे, तो जब ये ऐसे घुमाए तो आगे ऐसे घूमेगा, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया आपका ग्राफ। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना ये वाली ग्राफ, ठीक है, कमेंट में लिख सकते हो आप अपने यूट्यूब के, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपको बताया गया है वहाँ भेज सकते हो आपके डाउट्स, ठीक है। तो ये π/2 पे 0 देता है, तो बीच में यहाँ कटेगा, इस y एक्सिस को काटेगा और इस तरीके से ये घूमते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है cos इनवर्स x का ग्राफ हो चुका है। तो आपको ग्राफ पता चल गया, डोमेन और रेंज पता चल गई, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज वाली ही होती है। आपको ये चीज़ समझ में आती होगी कि y = cos इनवर्स x। तो अगर कोई पूछे कि cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, समझना, कोई पूछे कि cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, तो cos इनवर्स x की वैल्यू का मतलब है कि रेंज निकालना, इस पूरे की वैल्यू निकालना, तो रेंज निकालना, और रेंज 0 से पाई है, ठीक है। तो cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, 0 से पाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि cos इनवर्स x इक्वल भी लगो 0 से पाई, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये बात ध्यान देना। और इसमें एक चीज़ और समझना, cos इनवर्स x के लिए x जो होता है, ये x अंदर वाला, ये होता है -1 से +1, ठीक है भाई। ये होता है कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक। अब अंदर वाला कुछ भी हो, ये x, ये cos इनवर्स x, ये x कुछ भी हो अंदर वाला, वो -1 से 1 ही देगा। इस बात पे आप फोकस करे रहना, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेता हूँ, जो कि जनरली किस तरीके से cos इनवर्स या tan sin इनवर्स इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो बताता हूँ आपको, ठीक है। मैंने ले लिया y = cos इनवर्स 2x² + 7x + 6, ये ले लिया है मैंने। और आपको ये बताना है कि x बिलोंग्स टू, यानी x की वैल्यू बताना है, सिर्फ इतना, x बिलोंग्स टू क्या, x की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसे, सिर्फ देखो y = cos इनवर्स समथिंग दे दिया, x की वैल्यू निकालवाना है, तो कैसे निकालेंगे आप। इस क्वेश्चन को देखने के बाद पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि y = cos इनवर्स x है, यानी कि y = cos इनवर्स कैपिटल X ले लो, ठीक है, ये है ये। अब इसके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ये सारी क्या क्या, कि cos इनवर्स x निकला हुआ है, इसका मतलब है कि इन्वर्टिबल तो है ये, तभी तो निकाल के दिया ना, इन्वर्टिबल पहले से है। दूसरी बात कि y की जो वैल्यू आएगी, यानी इस पूरे cos इनवर्स की, ये पूरे की वैल्यू आ जाएगी 0 से पाई के बीच में, ठीक है ना, यानी cos इनवर्स x पूरे की वैल्यू आ जाएगी 0 से पाई के बीच में। दूसरी बात ये, अगर y पूछता तब तो ये हो जाता। दूसरी बात ये कि जो अंदर वाला x है, ये अंदर वाला x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए था, -1 से +1, तभी तो डिफाइन होगा। तो अंदर वाला x -1 से +1, जो हमारा मेन क्वेश्चन निकालना था वो यहाँ से आएगा। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको कि 0 से पाई के भी लिए भी कुछ पूछता तो हो जाता। कैपिटल X क्या है, ये पूरा का पूरा अंदर, तो 2x² + 7x + 6 और ये 1। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। तो यहाँ x की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगा, एक तो रख लो 2x² + 7x
प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एक तो ये रख लो, ठीक है ना। दूसरा क्या करोगे, दूसरा रख लो 2x² प्लस 7x प्लस 6, ये इज इक्वल टू लेस देन 1, एक लेस देन वाला रख लो। और अब जो है इसको सॉल्व करके निकाल दो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, ये आपको करना है। मुझे सिर्फ इतना बताना था यहाँ पे कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं, ये तकनीक लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो था कोस इन्वर्स एक्स का हमने बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं टेन इन्वर्स एक्स पे। अब चलते हैं टेन एक्स के लिए, यानी टेन इन्वर्स निकालने के लिए। भाई टेन एक्स का भी वही है, आप देखोगे डोमेन ऑफ फंक्शन, तो डोमेन ऑफ फंक्शन है रियल नंबर, रेंज ऑफ फंक्शन, तो रेंज ऑफ फंक्शन भी है रियल नंबर। थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है ना, टेन एक्स वाले में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि टेन एक्स का जो होता है वो होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, जानते हो ना आप। टेन एक्स का होता है आपका साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो जाहिर सी बात है जो जो साइन एक्स और जो जो कोस एक्स, उन सब का मिक्सचर, मिलाना, मिक्स कर देना कुछ कंडीशंस को छोड़ के, जहाँ पे जीरो ना आए, है ना, जीरो वगैरह नहीं होना चाहिए उस वाले में। तो कोस एक्स जीरो कम नहीं होना चाहिए, π/2 पे, π/2 पे थोड़ा सा इसका गेम चेंज हो जाता है, -π/2 पे भी इसी तरीके से चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो देखते हैं। भाई जो ऊपर जो नीचे देगा उससे वो कटेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, वो सारा का सारा मिल जाएगा रियल नंबर में। तो 0 पे 0 देगा क्योंकि साइन 0 होता है, cos 1 होता है तो 0.1। फिर π/2 पे, तो π/2 पे साइन x होता है 1 लेकिन cos x होता है इन्फानाइट, इसी वजह से π/2 पे इन्फानाइट होने लग जाएगा, ये 10 डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो इन्फानाइट होने की वजह से मैं इसको ऐसे भेज दूँगा, ये जो दिख रहा है ना, ये मैं π/2 से आगे ले नहीं जा पा रहा हूँ, π/2 पे ये इन्फानाइट चला जाएगा, ऐसे लंबी सी लाइन खींचेगी और इन्फानाइट तक पहुंच जाएगी, इस पार नहीं कूद पाएगा ये, ठीक है ना, इसलिए यहाँ तक रोक दिया। फिर 0 पे 0 दे दिया, फिर देखो वही -π/2 पे तो वही देगा, है -π/2 पे भी इन्फानाइट देगा, तो नीचे की तरफ चला गया इन्फानाइट, इस तरीके से, ठीक है भाई। अब ये चेक करना है कि किधर वाले में पॉजिटिव देता है। भाई इधर वाले में ऐसे देगा पॉजिटिव, सही है, और नीचे इधर नेगेटिव, क्लियर है। तो ये ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पाई, और अगले 3π/2 पे भी चेक कर लेता हूँ कैसा देगा। भाई इसमें भी वही है, पहला π/2 तक, दूसरा देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड ये रहा, थर्ड यहाँ पे इसका ये होगा, थर्ड समझ रहे हो ना, पाई से 3π/2, और फोर्थ कहाँ रहेगा, फोर्थ इधर रहेगा, तो फोर्थ वाले के लिए इधर रहेगा, ये बात की बात। तो ये जो है फिर से यहाँ थर्ड में पॉजिटिव रहता है, हो गया, सेकंड में नेगेटिव हो गया, दिख गया आपको, समझ में आ गया होगा ग्राफ, है ना। थर्ड कहाँ तक है, थर्ड यहाँ तक है, ये इधर, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, और वो फोर्थ है, तो फोर्थ में फिर से नेगेटिव होगा, तो देख लेना आगे जाके ऐसी लाइन आएगी। हाँ, तो ये खूब सारा बना सकते हो आप। तो ये मेन बेसिक ये हैं दोनों, ये दोनों लाइन से, इस तरफ भी ऐसे ही होता है। बस एक बात ध्यान रखना कि π/2 और इधर भी π/2 वाला क्या होता है, π/2 वाला -3π/2 और -π पे 0, π/2 वालों सब पे ऐसे। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया 10x की बात। अब इसके बात करें कि इसका जो है इन्वर्स वाला कैसे बनेगा, डोमेन और रेंज हो गया, तो y इज़ इक्वल टू जो है tan इनवर्स x, इसकी बात करें तो इसकी बात करोगे तो इसका डोमेन तो होगा और रेंज होगा। देखो डोमेन तो क्या होगा, x कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, आंसर सारा का सारा रियल नंबर, तो रियल नंबर देगा, यानी कुछ भी रखोगे कुछ भी तो ये देगा। और रेंज यानी इसकी रेंज तो आपको दिख रही है ग्राफ से कि -π/2 से +π/2 में 11/2 है ये, तो -π/2 से +π/2 में 11/2 दिख रहा है,
तो यही इसका होगा आंसर, -π/2 से +π/2। ठीक है, और कुछ दिख भी नहीं रहा है। फिर अगला दिख रहा है अगला दिख रहा है π/2 से 3π/2, या पीछे इधर देखोगे तो -3π/2 से -π/2। ठीक है ना, तो अपन तो बीच वाला लेंगे, मेन वाला जो प्रिंसिपल वैल्यू देगा, -π/2 से +π/2 है ना, इसी को ले लेते हैं। तो ये आ गया इसमें रेंज में डोमेन रियल नंबर। अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ की बात कैसे करोगे? आपको देखना है -π/2 से +π/2, वो y पे आएगा और रियल नंबर इस पे आएगा। तो अब रियल नंबर तो मैं पूरा ग्राफ ही लेना पड़ेगा, वो x का दिख रहा है ना पूरा, और यहाँ -π/2 से +π/2 है तो ये 0, ऊपर ले लेता हूँ +π/2, नीचे ले लेता हूँ -π/2। इस ग्राफ को अगर पलटी करूँ ऐसे पलट दूँ तो ये ग्राफ तुमको लग रहा है ना ऐसा कुछ आ जाएगा। ये देखो x पे जाया जा रहा है, ये देखो जाया जा रहा है ना, ये इन्फिनिट जाने वाला। और इधर भी देखो ये रहा x पे, ये x पे जाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कंप्रेस रह के -π/2 से +π/2 में ये कंप्रेस होके रहेगा, लेकिन x एक्सिस पे बढ़ते चलेगा और x एक्सिस पे पीछे की तरफ घटते भी चलेगा। तो ये बात होती है यहाँ पे tan इनवर्स x के ग्राफ की, जो कि ऐसे चलता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे टुकड़ों में बढ़ जाता है, हर जगह कटेगा। जहाँ जहाँ डिफाइन नहीं होता है ना फंक्शन, इन्फिनिट, जहाँ पे π/2 पे इन्फिनिट देता है, 3π/2 पे इन्फिनिट देता है, तो वहाँ कट जाता है, टूट जाता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है। साइन वाला और कोस वाला नहीं टूट रहा था, कंटिन्यूस था, ये टूट रहा है, ऐसे ऐसे बार बार टूटेगा। तो ऐसे ही कई फंक्शन जो जहाँ डिफाइन नहीं होते हैं, जिस जगह पे वो इन्फिनिट देते हैं, वहाँ पे वो कटते हैं, उनका ग्राफ कटता है, यानी कि टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो ये भी वही वाला ग्राफ है। ठीक है, ये tan इनवर्स x का निकला। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, इसी के साथ ले लेता हूँ नेक्स्ट अपना y = cot इनवर्स x के लिए। तो पहले cot x का ले लेता हूँ, ताकि एक साथ आपको दोनों सीखने को मिल रहा है ना। ट्रिग्नोमेट्री भी सीख रहे हो आप, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो सीख ही रहे हो क्योंकि तो टॉपिक ही, तो दोनों पे ध्यान हो जाएगा और आपको बनाना आ जाएगा कि किस तरीके से इससे वो बनाया जाए। तो रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, सेम टू सेम tan x जैसा ही होगा, बस y = 1/tan x होता है। तो सारी वैल्यूज़ क्या होंगी? उल्टी हो जाएंगी। उल्टी कैसे होती है देख लो, जो इधर था वो उधर हो जाएगा 1/, करते इधर वाला इधर। ठीक है, उल्टा सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी भाई? उल्टी हो जाएंगी, 1/, में है इसलिए। तो डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो तो आपका आएगा रियल, क्योंकि x की वैल्यू तो कुछ भी रियल नंबर रखोगे। और रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो भी आएगा रियल, रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या आएगा? रियल आएगा। अब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका होगा आपका, बताओ एक बार सोचो ग्राफ कैसे बनेगा, आप लोग सोचिए। देखो ग्राफ अगर अभी भी एक अनक्लियर है, आपको समझना कि अगर आपको अभी भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि सर ग्राफ कैसे बनाया जाए, सर आपको तो याद होगा, आपने रट रखा है तो आप ऐसे ऐसे करके बना देते हो, हम लोग को प्रॉब्लम आती है, हम लोग नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये कि आपको भी इस तरीके से याद रख लेना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले और ग्राफ, यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो वो तो रटी लेनी चाहिए, वो तो याद ही होनी चाहिए, हर चीज़ उसकी बारीकियाँ भी याद होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है कि सर ग्राफ आप एक बार बनाना ही बताओ कि किस तरीके से बनाया जाए, तो फिर से देखो, मैंने अभी बताया, हालांकि वैल्यूज़ पुट कर करके बनाते हैं, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पे देख लेते हैं आप कि किस तरीके से बनाता है। देखो सबसे पहले यहाँ π/2 मेंशन कर देना है, इधर पाई कर देना है, इधर 3π/2, आगे 2π। ठीक है, इसी तरीके से पीछे -π/2। ये स्टेप्स तो आपको याद रहेंगी कि ये करना होता है तब ग्राफ बनता है ना। ग्राफ तो बनाने के लिए ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। ये कर दिया मैंने, ये 3π/2 आपका माइनस का। अब यहाँ तक करने के बाद आपको इस वाली लाइन पे कुछ नहीं करना है फ़िलहाल, ये तो केवल साइन और कोस के लिए होता है, -1 से 1। इस वाली लाइन पे आपको वैल्यूज़ रखनी है 0,
सबसे पहले 0, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 45, ऐसे ऐसे जितनी भी वैल्यूज़ आपको आती हैं वो सभी रखनी है, ठीक है, और घुमाना है। हमेशा ग्राफ सीधा नहीं बनता है किसी का भी, क्यों नहीं बनता है ये बता चुका हूँ मैं, इसीलिए ग्राफ को घुमाना है, टेढ़ा सा थोड़ा सा ऐसे घुमाते चलना है, ठीक है। अब देखते हैं, चलो 0 पे tan x 0 tan 0 देता है ना, समझना 0 पे क्या देता है, ये 0 देता है। अब 0 देता है tan x तो 1/0 हो जाता है इन्फानाइट, तो cot x क्या देता है, इन्फानाइट। मैं tan x के माध्यम से लेके चल रहा हूँ क्योंकि tan x की वैल्यू सबको आती है, cot x की आती हो तो और अच्छा है, क्योंकि cot 0 इन्फानाइट देता है, tan 0 0 देता है तो 1/0 इन्फानाइट होता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये इन्फानाइट देगा, यानी कि 0 पे इन्फानाइट दे रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई। 0 पे इन्फानाइट कैसे करूँगा मैं, वैसे ही करूँगा जैसे यहाँ π/2 पे इन्फानाइट किया था, भगा दूंगा ना उस लाइन को, भगा दूंगा इन्फानाइट। तो ये 0 है तो ये 0 इन्फानाइट चला गया, ये लो यहाँ से आएगा इसका मतलब ग्राफ है ना, ये इन्फानाइट से यहाँ से निकल के आएगा। आप समझ गए होंगे, डायरेक्शन दिख गई होगी कैसे होने वाला है, ठीक है, ऐसे आएगा ग्राफ ऊपर से। अब आगे बढ़ते हैं, 30 डिग्री पे क्या देगा, 30 डिग्री पे आप बोलोगे सर √2 देगा, क्या देगा, √2। तो 30 डिग्री पे √2 का होता है, √2 का मतलब होता है 1.73, तो वो तो 1 से ज़्यादा होता है, तो अगर इधर 1 लूँ, ये 1 है तो ये हो जाएगा 1.73, तो इसका मतलब है ये सीधे यहाँ आके मिल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सीधे यहाँ 1.73 यानी √3 पे, ये 1 था। अब फिर नेक्स्ट क्या बोलोगे आप, नेक्स्ट बोलोगे कि सर π/4 यानी 45 रखो, 30 के बाद 45 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो और नीचे करो, ये आ गया सर और कुछ आगे बढ़ो, 1/√3 किस पे, 60 पे, तो और नीचे गएगा। फिर बोलोगे क्या, π/2 पे क्या देगा, तो देखते हैं, tan π/2 पे क्या देता था, tan π/2 पे देता था इन्फानाइट, क्यों, क्योंकि cos होता था 0, cos 0 होता था तो 1/0 इन्फानाइट, तो tan π/2 पे देता था इन्फानाइट, तो tan π/2 पे इन्फानाइट देता है तो 1/tan π/2 यानी इन्फानाइट, और 1/इन्फानाइट क्या होता है, 0। क्लियर हो गया, इसका मतलब है cot π/2 का मतलब होता है इन्फानाइट, cot π/2 इन्फानाइट, cot π/2 का मतलब सॉरी 0 उल्टा बोल दिया, cot π/2 का मतलब 0, 1/इन्फानाइट 0, तो ये मैंने 0 पे लाके इसको मिला दिया, देख रहे हो, सीधा नहीं कर रहा हूँ, घुमाते जा रहा हूँ। नीचे भी वही बात है, पाई पे क्या देगा, पाई पे tan देगा 0, तो कोट क्या देगा, इन्फानाइट, तो ऐसे नीचे भी घुमा दो बस ले जाएगा, ये लो, ये बन गया ग्राफ। भाई अगर एक पार्ट आपको मिल जाए तो दूसरा उसको अपने आप कर सकते हो आप, इतना तो आपको समझ में आ जाता है कि ऐसे बनेगा तो ऐसे। अब वही बात यहाँ पे भी लागू होती है, ऊपर से लाओ, इस पे 0 रखो, नीचे वाले कर दो, यहाँ पे क्या आएगा, 2π आएगा, ये लीजिए, ठीक है, ये आपका बन चुका है ग्राफ। ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, ये लो, यहाँ पे इन्फानाइट ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे इन्फानाइट, ठीक। ये आपका हो गया cot x का ग्राफ। y = cot इनवर्स x के बारे में देखते हैं। ये है आपका cot इनवर्स x का डोमेन, यानी x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, x की वैल्यू वहाँ से लेनी है जहाँ से इसकी y की वैल्यू ली थी, तो y की वैल्यू है रेंज मतलब रियल, तो रियल लेनी है, ठीक है भाई। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अब तो हो ही जाना चाहिए कि यहाँ पे भी सर x की वैल्यू कहाँ से ली थी, तो tan y कर लो, यानी कि y इसकी वैल्यू कहाँ है, रेंज में r, तो इसकी वैल्यू डोमेन में r है ना, यानी x यानी डोमेन, तो डोमेन कहाँ से, r से। रेंज ऑफ फंक्शन यानी कि पूरी cot इनवर्स x की वैल्यू कहाँ देगी, तो जो इसका एंगल होगा, यहाँ एंगल कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, तो सर देख रहे हैं 0 से और ये सर यहाँ पाई तक, इसी के बीच में डिफाइन है 1 1 है ना, tan cot इनवर्स 0 से पाई के बीच में डिफाइन है, तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा आंसर 0 से लेके पाई। अब आपको एक चीज़ जो है ना वो चीज़ ध्यान से समझनी है, और वो चीज़ क्या है वो समझो। कि cot इनवर्स tan इनवर्स का जो है वो आता है -π/2 से +π/2, और cot इनवर्स का जो आता है वो आता है 0 से लेके कहाँ तक, पाई तक, ठीक है, ऑल रियल नंबर है और 0 से लेके पाई तक। एक चीज़ कि 0 से लेके पाई तक ये दोनों ही ग्राफ कंटिन्यूअस है, -π/2
से पाई बाई 2 और 0 से पाई बाई 2, ये दोनों ही ग्राफ क्या हैं, कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान से समझनी। और सेम टू सेम ऐसे ही ग्राफ कोस और साइन में भी होते हैं, उनमें भी कंटिन्यूस मिल रहे थे, दिख रहा था ना, उनमें भी कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है वो समझो। कंटिन्यूस का मतलब कि ऐसा ग्राफ जो कहीं टूटे ना, कटे ना, जैसे कि ऐसा ना हो कि ये तो यहाँ आ गया अब यहाँ से ये आएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस चलना चाहिए, कैसा भी चले लेकिन कंटिन्यूस, तो ये बोलते हैं कंटिन्यूस ग्राफ। तो इसके ग्राफ जो है ना कंटिन्यूस होते हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये क्या है, कंटिन्यूस ग्राफ हैं। ये कहाँ यूज़ होने वाला है, सर आप ये क्यों बता रहे हो, इसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन याद रख लोगे अभी तो ये कहीं ना कहीं काम आने वाला है। ठीक है ना, 12th में ही काम आएगा। तो ये कंटिन्यूस ग्राफ होता है। ये हो गया कोटेक्स का। अब मैं लेके चलता हूँ आपको सेक इनवर्स एक्स का, एक और बच रहा है जो, और एक कोसेक इनवर्स एक्स का, इन दोनों का भी बता देता हूँ मैं आपको। तो नेक्स्ट रहेगा हमारा y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। ठीक है, देखिए y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, इसका आपको पता है कि कोसेक एक्स एक्चुअली होता है 1/sin x। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल ही अलग तरीके से कि हमें ना तो डायरेक्ट ग्राफ याद रखना है ना ही कुछ और रटना है, सिर्फ पिछले वाले को याद रखना है जिससे कि नए वाले डिराइव कर सकें। ठीक है ना, जैसे कि साइन का आपको पता है तो कोसेक का इजीली निकाल सकता हूँ, कोस का आपको पता है तो सेक का भी इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक है, इधर मैं सेक के लिए बना लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसी बोर्ड पे दोनों एडजस्ट हो जाए, वरना वीडियो लेंदी बन जाएगी। ज़्यादा लंबी वीडियो है तो बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ज़्यादा लंबी वीडियो है तो सर बोर हो जाएंगे, लेकिन लंबी वीडियो से कुछ नहीं होता है, आपको देखना चाहिए क्योंकि काम की होती है, कुछ लंबाई उसकी काम की वजह से ही बढ़ी है। देखिए सेक एक्स होता है 1/cos x, तो क्या होगा कि cos x के बारे में पता है तो सेक एक्स के बारे में पता चल जाएगा, सब कुछ उसका डोमेन यानी प्रांत, परिसर, रेंज और ग्राफ के बारे में भी इवन। ठीक है, तो साइन एक्स पता होना चाहिए था। तो चलिए यहाँ पे मैं इसके बारे में करूँ तो आपको क्या लग रहा है कि जो साइन एक्स का जो है, थोड़ा सा यहाँ आइडिया ले लूँ, साइन एक्स का जो था वो डोमेन था रियल नंबर था ना डोमेन, तो कोसेक एक्स का भी रियल डोमेन यही होगा। तो जी हाँ, आप कुछ भी रखो यहाँ वही होगा, लेकिन एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ करेगा। वो क्या चीज़ है सुनना, एक्स की जगह 0 रखो, तो एक्स की जगह 0 रखते ही साइन 0 तो हो जाता है 0, तो इसका मतलब है कोसेक जो है वो हो जाएगा इन्फिनाइट। भाई 0 रखूँगा तो साइन 0 की वैल्यू 0, 1/0 मतलब इन्फिनाइट, तो इसका मतलब है कि x 0 रखने पे कोसेक होता है इन्फिनाइट। तो 0 पे डिफाइन नहीं है, 0 वाला नहीं लेने का, तो इसका मतलब है कि सर कोसेक वाले की जो डोमेन में रियल नंबर में से आपको एक 0 हटाना ही पड़ेगा, आप 0 ले नहीं सकते। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे साइन 0 देता है, और भी बहुत सारे हैं, कैसे हैं, पाई पे भी 0 देता है, सर 2 पाई 3 पाई सब पे 0 देता है। तो मैंने इसका एक तोड़ निकाला कि n पाई कर दो इसको, n की जगह 0 रखो तो 0 आ जाता है, 1 रखो तो पाई आ जाता है, 2 रखो तो 2 पाई आ जाता है, 3 रखो तो 3 पाई आ जाता है। आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब है कि n पाई रख दो और n को बता दो क्या, माइनस का भी होगा प्लस का भी होगा, तो इंटीजर बता दो इसको, n को क्या बता दो, इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। तो अब आपका ये वैलिड हो जाएगा कि r-0 की जगह n पाई करो, यानी r-n पाई। अब सबके लिए वैलिड है क्योंकि नीचे अब कभी भी 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि r में से मैंने n पाई को हटा ही दिया, तो कोसेक हर जगह डिफाइन है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना भाई? इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए कोसेक, क्योंकि डिफाइन नहीं होगा, और इन्फिनाइट होने वाली जितनी संभावनाएं थी वो थी 0 पाई, माइनस पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, उन सभी को n पाई बना के मैंने हटा ही दिया है। n क्या है, इंटीजर, तो ये इसका बन जाएगा अब क्या, डोमेन। ठीक है, निकाला ना, टेक्निक से निकाला हमने, कोई रटा नहीं, कोई कुछ नहीं, हमेशा कॉन्सेप्ट यूज़ करना। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली निकाला कि भाई साइन एक्स के लिए अगर पता है तो कोसेक एक्स का भी पता चल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो फाइनली मैंने ये कंक्लूजन यहाँ से निकाला अभी जस्ट, कि जो कोसेक एक्स का जो डोमेन है वो डोमेन है आपका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट
एक्सेप्ट मतलब माइनस करना है ना, एक्सेप्ट n पाई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। और यहाँ साइड में n बिलोंग्स टू लिखूँगा कि n जो है वो इंटीजर नंबर है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द रेंज ऑफ फंक्शन, व्हाट विल बी द रेंज, रेंज क्या होगी, इसे भी यहीं से समझूंगा मैं, इसे भी यहीं से समझूंगा। रेंज का मतलब क्या, रेंज का मतलब होता है कि पूरी की वैल्यू y मतलब कोसेक x, तो कोसेक x की पूरी वैल्यू। अब कोसेक x की पूरी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, वो साइन x बता देगा। ठीक है, साइन x कैसे कि अगर मैं यहाँ कुछ भी रखता हूँ तो वो उसकी वैल्यू यहाँ पे देगा। तो समझना, जैसे मैंने साइन x की, मैं x की जगह रख दिया 0, तो x की जगह 0 रखते ही 1/0 इन्फाइनाइट होता है कि नहीं? हाँ होता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि साइन 0 पे देता है कोसेक पूरा इन्फाइनाइट, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा ले लो, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा ले लोगे तो इन्फाइनाइट से थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो खूब ज़्यादा। फिर 30 डिग्री लेते हैं, 30 ले लो, 30 तो थोड़ा सा बड़ा है 0 से ज़्यादा, तो 30 ले लो, 30 ले लोगे तो 1/2, साइन एक्स तो 1/2 होता है, इस 1/2 को ऊपर ले जाओगे तो 2 बन जाएगा, तो कोसेक की वैल्यू 2 वैलिड है, सही बात है। इसका मतलब है कोसेक -1 से 1 वाला चक्कर है ही नहीं इसके साथ, इसके साथ तो बहुत ज़्यादा है कि 2 भी आ सकता है, फिर और देखना ज़्यादा भी आ सकता है, 2 से भी बड़ा हो सकता है। अब देखता हूँ कि -1 आएगा क्या और +1 आएगा क्या, तो -1 रखो, तो -1 कब होता है, π/2 पे, माइनस के π/2, तो π/2 माइनस का रखा तो -1 आ गया। 1/-1 कितना होता है, -1 ही तो होता है, यानी -1 आ सकता है। दूसरा +1 आएगा क्या, π/2 रखो, 1/1, हाँ +1 भी आ सकता है। अब थोड़ा सा मामला अनक्लियर हो गया है, अब मैं कैसे सोचूं, तो ऐसे सोचोगे आप, भाई सारे बड़े बड़े नंबर आएंगे, रियल नंबर 2 भी आ रहा था ना, 2 से बड़ा भी आ रहा था, और इन्फानाइट से थोड़ा सा छोटा भी आ रहा था, यानी रियल बोल सकता हूँ, खूब बड़ा नंबर, सारे रियल नंबर आएंगे। लेकिन क्या नहीं आएगा, -1 से छोटा वाला जो नंबर है ना, -1 से छोटा, सॉरी -1 से बड़ा और +1 से छोटा, ये नंबर नहीं आएगा। करके देखते हैं, चलो। चलो बताओ, -1 से 1 के बीच में क्या आता है, 1/2 आता है। सर ऐसे सोच लो आप, सर -1 से 1 के बीच में 0 आता है, 0 के पहले -1/2 आता है, इधर 1/2 आता है, यही तो है, ऐसे नंबर आते हैं। क्या ऐसे नंबर पॉसिबल है कि यहाँ आ जाएं? पहली बात, 0 नहीं आ सकता, क्यों? 0 आने के लिए आपको x की जगह इन्फानाइट होना पड़ेगा, ये साइन x की जगह इन्फानाइट होना पड़ेगा। अगर आप कोसेक को 0 चाहते हो कि सर कोसेक की वैल्यू पूरी 0 आ जाए, तो साइन x पूरा का पूरा इन्फानाइट आना चाहिए, लेकिन साइन x तो -1 से 1 होता है, हो गया गड़बड़। इसका मतलब है कि भाई ये हो ही नहीं सकता कभी। साइन x अगर 0 हुआ तो, साइन x अगर पूरा का पूरा 0 हुआ तो 1/0 इन्फानाइट, अभी देखा था, वो लेना ही नहीं है, इसीलिए तो मैं n पाई घटाया है ना, तो ये तो लेना ही नहीं है। दूसरी बात, 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 लेंगे -1 आएगा, यानी -1 से 1 तो आ ही रहा है, तो रियल नंबर में -1 और 1 होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो आप सर ये घटा क्यों रहे हो, ये वाला घटा इसलिए रहा हूँ कि -1 तो इसमें आ चुका, +1 भी इसमें आ चुका, उसको तो घटाना नहीं है, उसको लेना नहीं है घटाने वाले में। घटाने वाले में समझ रहे हो ना क्यों लेना, क्योंकि अगर -1 और 1 नहीं आता तब तो मैं इसमें से घटाता, लेकिन ये तो रियल नंबर में मौजूद है और हमारा आंसर भी आता है, साइन x की वजह से आता है। -1 से लेके 1 के बीच में जितने नंबर है ना, वो ये वाले, ये और भी हैं छोटे छोटे, वो सारे नंबर कोसेक्स पूरा आंसर नहीं देगा कभी, वो सारे नंबर कभी नहीं मिलेंगे y में, वो कभी नंबर नहीं मिलने, इसीलिए उनको रियल नंबर में से घटा दिया जाए तो सारे बचे हुए नंबर मिलने लगेंगे, वही रेंज हो जाता है। जो मिलने लगे, जो y की वैल्यू आने लगे, वही तो रेंज है। तो -1 से 1 को हटा के जितने भी हैं वो सारे मिलेंगे, इसीलिए -1 से 1 हटा दिया तो अपने आप आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। आप लोग अपना दिमाग खुद भी लगाना, थोड़ा सोचना कि ये सर ने जो बताया वो क्या चीज़ थी, वीडियो को रोक के दोबारा समझना, रफ कॉपी ले लेना एक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये -1 से 1 क्यों नहीं ले रहे हैं सर। ठीक है, वीडियो को दोबारा देखा करो, वीडियो को दोबारा देखने से ही आपको क्लियर होगा कुछ कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि एक चीज़ को बार बार देखने से है ना, नए नए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं और अपना दिमाग खुद स्ट्रॉन्ग होता है उस चीज़ को समझने के लिए, ताकि उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाए इजीली। ये देखिए, अब ये रेंज ऑफ फंक्शन आ चुका है, तो ग्राफ की बात करते हैं
देखो ग्राफ बड़े इजीली बना सकते हो आप। वही बात है, 0 रखो, π/2 रखो, पाई रखो, 3π/2 रखो, 2π रखो, ठीक है, π/2 रखो, माइनस का पाई रखो, -3π/2 रखो, ठीक है, और यहाँ 2π रखो माइनस का, ठीक है भाई। अब बनाते हैं ग्राफ। ये हो गया +1, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये हो गया +1 और ये हो गया -1, ठीक है। sin x ये रहा π/2 पे 1 देता था, तो cos x भी 1 देगा, तो ये 1 दे दिया। अब π/2 से छोटा लेने पे ये cos x जो है वो नीचे तो आ नहीं सकता, वो 1/2 पे 2 देता है, यानी कि 60 पे 2 देता है। फिर ऐसे ही 0 पे sin 0 पे इन्फाइनाइट देता है, इसीलिए ये इन्फाइनाइट देगा cos x, ठीक है ना। sin 0 तो 1/0 इन्फाइनाइट, इसीलिए इन्फाइनाइट देगा। सारी वैल्यू में साइन के हिसाब से निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, साइन के हिसाब से निकाल रहा हूँ। आप चाहो तो कोसेक का डायरेक्ट के हिसाब से निकाल सकते हो, वो भी सस्ता रहेगा, वो भी अच्छा रहेगा। आप क्या करो कि कोसेक की वैल्यू रखो, तो चलो कोसेक की आगे का अगर रखो तो π/2 से आगे, तो आपको पता चलेगा कि वैल्यूज़ बढ़ेंगी, ऐसे जाएंगी, और पाई जो कि फिर से क्या होता है, कोसेक पाई क्या होता है, कोसेक पाई होता है इन्फाइनाइट, तो इन्फाइनाइट ऐसे चला जाएगा फिर से। ये इन्फाइनाइट के लिए हमेशा ऐसे उस लाइन को टच नहीं करना है, उस लाइन को टच करवाना ही नहीं है, उसके पैरेलल में निकालना है, उसके पैरेलल में निकालते जाना है, ठीक है ना, उसके पैरेलल में निकालते जाओ, ऐसे बिल्कुल चिपक के, लगभग ऐसा लगेगा चिपक के चल रही है, लेकिन चिपक के चलती नहीं है, उसके साथ साथ चलती जाती है इन्फाइनाइट तक, खूब बड़ी बड़ी वैल्यू आती जाती है। ये बात हो गई। वैसा देखो 1 से लेके, अब माइनस वाला नीचे वाला भी हो सकता है ना, नीचे लंबी कर देता हूँ डंडी, नीचे भी तो हो सकता है, तो नीचे वाला कहाँ से कहाँ तक होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो गई है, पहले की बात हो चुकी है, दूसरे की बात हो चुकी है, अब तीसरे और चौथे में नेगेटिव होता है, ये सही बात है। तो तीसरे चौथे में नेगेटिव करो, नीचे की तरफ करो, ये रहा, ये π/2 पे देगा 1 दे दिया, इस तरफ इधर इन्फाइनाइट ले जाओ, उस तरफ उधर इन्फाइनाइट ले जाओ, ये लो, ये बन गया ग्राफ, कटोरे जैसा ग्राफ बन रहा है। देखो ऊपर सीधा कटोरा, उल्टा कटोरा, है ना, सीधा उल्टा कटोरा बन रहा है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, ये हो गया 3rd और ये हो गया 4th, दिख रहा है ना। देखो ASTC रूल भी फॉलो हो रहा है यहाँ पे आपका ASTC रूल भी बाकायदा फॉलो हो रहा है। पहले दूसरे में कोसेक पॉजिटिव होता है, सही बात है, तीसरे चौथे में कोसेक नेगेटिव होता है, सही बात है। कोसेक -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं देगा। देखो कोई भी ये जो लाइन का ग्राफ है, जो ग्राफ की लाइन है कोई भी है, ये ग्राफ ये इसके बीच में आ ही नहीं रहा है, आएगा भी नहीं। देखो इससे इसके बीच में, यानी -1 से +1 के बीच में नहीं आएगा कोई ग्राफ। पीछे की तरफ भी देख लेना, यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, π/2 है ना ये रहा, यहाँ पे -1 देगा, ऐसे बन जाएगा ग्राफ, ये लो ऐसे बन जाएगा, ये रहा उल्टा कटोरा, वैसे ऊपर वहाँ बन जाएगा, ठीक है। ये बना लेना आप ग्राफ पूरा, मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अब बात करें कोसेक इन्वर्स की, तो कोसेक इन्वर्स की बात कर लेते हैं। देखो कोसेक इन्वर्स x की बात करोगे तो डोमेन ऑफ फंक्शन, जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, जो डोमेन आएगा वो x की वैल्यू, यानी कि यहाँ से y देख लो, तो y क्या बताया सर ने, ये रहा। रियल नंबर लेना है, -1 से 1 नहीं लेना है, तो ऑल रियल नंबर, लेकिन -1 से 1 नहीं, ठीक है। दूसरी बात, रेंज की बात करो, तो रेंज की बात कैसे करोगे, जहाँ पे आपको ग्राफ अच्छा दिखे, एक जैसा दिखे। कौन सा दिख रहा है, देखिए मुझे तो ये दिख रहा है, देखना इसको सही से बना लेता हूँ। ये है -π/2 1 ये रहा, ठीक है। देखिएगा ये है π/2 आपका, और ये है +π/2, -π/2 +π/2। ग्राफ देखना, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक,
1 1 दिख रहा है ना, 1 1, क्योंकि मुझे 1 1 से ही मतलब है। फिर यहाँ देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक वाले में और ये यहाँ से यहाँ तक वाले में दिख रहा है ना, ये तो ग्राफ ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे। या फिर दूसरा वाला देखते हैं, ये वाला, ये कैसे दिख रहा है आपको, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, ये तो है। तो बिल्कुल सही है, यही वाला ग्राफ मिलेगा अभी, यही वाला ग्राफ मिलेगा अभी। इन्वर्स का निकालो, इन्वर्स का निकालते हैं सीधे। -π/2 से +π/2 तक दिख रहा है ग्राफ, तो रियल इसमें आ जाएगा आंसर -π/2 से, रेंज ऑफ फंक्शन में है ना, रेंज ऑफ फंक्शन -π/2 से +π/2। लेकिन इसमें 0 पे ये टूट जाता है, 0 पे इन्फिनिट देता है, ग्राफ वैलिड नहीं है, तो माइनस के 0 कर दो, यहाँ 0 को हटा दो, -0, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए। फिर यहाँ ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में आपको पता है x इधर y इधर। दूसरी बात -1 से 1 कहाँ लेना है, तो -1 से 1 इधर है, वो लेना ही नहीं है, ये 1 ले लेता हूँ, इधर -1 ले लेता हूँ। इसके अंदर आंसर आएगा ही नहीं कोई। -π/2 से +π/2 होता है, तो -π/2 ऊपर ले लो, -π/2 नीचे ले लो, ये लीजिए, ले लिया हमने। अब क्या करना है, तो ग्राफ चेक करो, ग्राफ भाई इसी ग्राफ को उल्टा करना है, जो कि 1 वाली लाइन से चिपक के चल रहा है, तो ये ऐसे होगा, 1 वाली लाइन से ऐसे चिपक के चलेगा और π/2 पे 1 देगा। ये लीजिए, ये दे दिया π/2 पे 1, ये चिपक के चल रहा है, ठीक है, बना गया। इधर माइनस वाले में देखो कैसे चलेगा, तो ये माइनस पे यहाँ 1 दे दिया और अब इधर चलेगा नीचे की तरफ, है ना। 1 मिनट, ये चलेगा उधर 1 की तरफ, क्योंकि 1 से चिपक के चल रहा है इधर वाली लाइन। ये 1 दे दिया और ये ऐसे। देखिए ग्राफ समझ में आ रहा होगा आपको। इसको और अच्छा बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया ऐसे, ठीक है। आया समझ में, और लंबा करूँगा। ये बन गया आपका ग्राफ, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, ठीक है। जहाँ पे -1 से +1 के बीच का गैप कोई भी लिया नहीं जाएगा। तो ये इसका ग्राफ है, आपको डोमेन पता चल गया और ये रेंज पता चल गया, ठीक है। 1 1 on 2 कोसेक में 1 1 on 2 क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। ये और ये बाकी देख लो कहीं भी, अगर आप सोचते हो कि 0 से लेके पाई के बीच में सर देख लो ना, ये कटोरा अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं, जी नहीं, ये गलत है। क्योंकि जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करोगे तो इधर भी काटेगा, इधर भी काटेगा, 1 1 on 2 नहीं कहलाएगा, तो कोसेक इनवर्स एक्स निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, बीच में टूटा हुआ फंक्शन है, टूटा हुआ तो हो सकता है, कोई बात नहीं, उसको हटा देंगे, उस पॉइंट को हटा देंगे टूटे वाले को, लेकिन 1 1 on 2 मिल जाएगा। तो टूटे हुए पॉइंट को हटा दिया, इधर से भी यहाँ 0 को हटा दिया, तो ये 1 1 on 2 मिल गया और आपने ग्राफ भी बना लिया, डोमेन और रेंज भी दिखा दिया। इसको ढंग से याद रखना। इसी तरीके से सेक एक्स का, तो अब आपका टास्क रहेगा कि आप जो है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक एक्स का थोड़ा सा बताऊँगा, लेकिन तब तक ये खुद से करेंगे, ठीक है। इसका ग्राफ, इसका ग्राफ जो है खुद से आपको तैयार करना है, डोमेन और रेंज खुद से बताना है, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं, ये इनके आंसर निकाल के दिखाओ, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो तक कर लेना है, ठीक है। ये आपका रहेगा क्वेश्चन मैंने दे दिया, इफ़ y इज इक्वल टू, वाई जो है आपका ये है साइन इनवर्स x² - 1, देन x बिलोंग्स टू, ये निकाल के दिखाओ, ठीक है। एक तो ये करना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू साइन x प्लस कोस x, तो y मैक्सिमम क्या होगा, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी,
ये आपको फाइंड करना है। ये 2 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो तक कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।